जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, सीजी टेट एग्जाम में बैठने वाले सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम वीडियो नंबर फर्स्ट में क्या करने वाले हैं कि संपूर्ण निचोड़ 3 सब्जेक्ट खत्म करेंगे और तीनों सब्जेक्ट के ऐसे महत्वपूर्ण 110 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो एग्जाम फतेह हो जाने वाला है। हम ईवीएस, सीडीपी, हिंदी महत्वपूर्ण चैप्टर को सब कुछ खत्म करेंगे। 110 क्वेश्चन बिना किसी रुकावट के कंसंट्रेशन के साथ देख लेना। और एक और चीज बता दें, वीडियो स्टार्ट होने से पहले यदि आपको शिक्षक और शिक्षिका बनना है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्रहित में कुछ प्लेलिस्ट हमने नीचे दे दी है, इसके बाद वो भी वॉच कर लें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? बहुत सिंपल से स्टार्ट करेंगे, अंत तक शिखर तक जाएंगे। ऑप्शन जाएगा, अगर आप डी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थॉर्नडाइक। याद रखिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि यह कहां के मनोवैज्ञानिक है, तो यूएस मनोवैज्ञानिक है, यानी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। और इन्होंने एक पुस्तक भी दी थी, तो बताइए कौन सी पुस्तक थी? एनिमल इंटेलिजेंस एक थॉर्नडाइक की प्रमुख पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक सील गुणों का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, यदि वाकई में आप सीरियस हैं एक सरकारी सीट पाने के लिए, हर बहन, हर भाई और हर गृहिणी, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। प्राथमिक सील गुणों का सिद्धांत, 2 क्वेश्चन बनेंगे यहां से। प्राथमिक सील गुण किसने दिए? प्राथमिक सील गुण कितने हैं? अब देखिए, प्राथमिक सील गुणों का सिद्धांत किसने दिया है? तो आरवी कैटल। यदि आप आरवी कैटल मार रहे हो तो बिल्कुल सही है। अगर गलत कर रहे हो तो तुरंत आज नोट कर लो, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आरवी कैटल के अनुसार सील गुणों की संख्या कितनी है? तो सील गुणों की संख्या 16 है। यह व्यक्तित्व से संबंधित चैप्टर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अगर बात करें यहां पर थर्स्टन की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है, ठीक है ना, जिसमें 3 बुद्धि के बारे में बताया है। एक बुद्धि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम याद रखते हैं कि विनय ने दिया है। किसने दिया है? विनय ने दिया है। इस चीज को भी हमेशा याद रखिएगा। और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, जिसमें हम बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की बात करते हैं, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है। क्वेश्चन में कह सकता है कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक। फिलहाल समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया है, इसलिए राइट आंसर जाएगा डी के साथ। बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है, यह कथन किसका है? कमेंट कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। बहुत अच्छे। देखिए दोस्तों, बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है, यह कथन आपके स्टर्न महोदय का है। किसका है? स्टर्न महोदय का है। और स्टर्न, अल्फ्रेड बिनेट, टर्मेन, ये बुद्धि से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते भी हैं। याद रखिएगा, यहां पर ऑप्शन सी जाएगा। जब नवीन समस्याओं की बात कर दी जाए तो वहां पर ऑप्शन स्टर्न लॉक किया जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 जो एग्जाम में हमेशा हमेशा बवंडर मचाता है, इसको नोट कर लो, क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब अमूर्त विचारों की बात करें दोस्त, तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता रखता है कि हम किस तरीके से, जो अमूर्त सिस्टम होता है, अमूर्त का मतलब होता है जो चीजें हमें दिखाई नहीं देखती, हम चिंतन मनन करते हैं, वही अमूर्त है। हम बैठे बैठे समस्याओं के बारे में सोच सकते हैं, यह कथन है मिस्टर टर्मेन का है। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार, शतकों बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट है। आपके द्वारा दिया गया यह क्वेश्चन का आंसर हम ये चेक करेंगे कि आपका आईक्यू कितना अच्छा है। शिक्षा की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? अगर कोई शिक्षा, एजुकेशन, कोई विद्यालय में एक बच्चे की समस्या है तो उसका दायित्व किसका है? बताइए कौन करेगा? सॉल्व कौन करेगा? एक अध्यापक करेगा, एक प्रधानाचार्य करेगा, सरकार करेगा, शिक्षाविद करेगा, कौन करेगा? बताइए। तो आप कहोगे सर प्रधानाचार्य भी कर सकता है,
सरकार भी कर सकती है, शिक्षक भी कर सकता है, शिक्षाविद भी कर सकता है, लेकिन मुझे तो एक आंसर चाहिए। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ। यही तो परखा जाता है मनोविज्ञान में, क्योंकि शिक्षक ही करेगा, बच्चों को जो पढ़ाएगा वो शिक्षक पढ़ाएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि शिक्षक और बच्चे के मध्य में जो संबंध होने चाहिए वो सकारात्मक संबंध होने चाहिए, मिलनसार संबंध होने चाहिए। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। तुरंत यहां पर क्या होना चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए। फिर से नंबर 7, निम्नलिखित में किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। किसी एक ऐसे ऑप्शन को बात कर रहा है, यानी यहां पर लिखा है साफ साफ, किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। एक ऐसा ऑप्शन यहां पर बताना है जो उससे कोई भी फायदा नहीं मिलता है उसके पढ़ाई में। अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का वस्ता, पुरस्कार। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में आपके दो दिमाग चलने वाले हैं, क्योंकि बच्चा यार देखो शिशु है, पहली बात तो शिशु है, और हमने आपसे कहा था कि पुरस्कार और दंड पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। अब यह बताओ कि क्या यहां पर पुरस्कार नहीं लिया जा सकता? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। ध्यान दीजिए, जिस समय आप छोटे थे, शिशु की बात कर रहा, यह भी तो देखना है, तो यहां स्कूल का जो वस्ता है ना, यही आंसर हो जाएगा। अनुकरण का मतलब होता है नकल, जैसा माता पिता करेंगे वैसा माहौल ही बच्चे के ऊपर पड़ेगा, वैसे ही बच्चा सीखेगा। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, जिस तरीके से बच्चे को आप चलाओगे वैसा चलेगा। पुरस्कार, छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए हमें कभी कभी बच्चों को उत्साहित करने के लिए पुरस्कार दे दिए जाने चाहिए, ये सकारात्मक है, लेकिन अधिक अधिक देंगे तो वो नकारात्मक हो जाएगा। इसलिए हमें अधिगम में नहीं मिलती है तो वो स्कूल का बस्ता, यहां पर कोई भी फायदा नहीं है। कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिखेंगे पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट। और अगर मैं बात करूं यहां पर यूपी टेट में तो 4-5 क्वेश्चन, और सी टेट एग्जाम में 15 क्वेश्चन मिलते हैं पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए, तो रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को या तो कहानी कहना या तो प्रश्न पूछना। अब देखो, रुचि के लिए प्रश्न पूछना और कहानी कहने में सबसे बढ़िया क्या है, सबसे बढ़िया ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अब चर्चा करना भी बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कहोगे कि क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ लो। भैया अगर बच्चे एकदम से मन नहीं लगा रहे हैं तो एक शिक्षक अपना दिमाग चलाएगा, एक शिक्षिका अपना दिमाग चलाएगी। जैसे आप कल बन के जाते हो और आप जो है स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, बच्चे आपको पढ़ाने नहीं दे रहे, तो आप तुरंत क्या करोगे, दंड नहीं देना है, कहानी के माध्यम से चीजों को सिखाने लगोगे, बच्चे एकदम से रुचि लेंगे। अगला, करके सीखने का विचार किसका है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। करके सीखने का विचार किसने दिया है, तो दोस्तों यह दिया है मिस्टर जॉन डीवी ने दिया है। वीआईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है। अगला, नेक्स्ट वन कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है, यहां पर बिने लिखा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। वुडवर्थ है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, विने है। अल्फ्रेड बिने को की बात करें तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन जाएगा किसके साथ, अल्फ्रेड बिने के साथ। नेक्स्ट, 11 नंबर बहुत बार पूछा गया है, आपसे छुपा नहीं है कि भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं मिस्टर चॉम्स्की की, तो चॉम्स्की का नाम याद आते ही कहते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो उस पर जो है लैंग्वेज यानी सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। और भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, चॉम्स्की ने दिया है। मेरी बात याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बहुत बेहतरीन है, यानी चॉम्स्की है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बेहतरीन है। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कह रहा है कि त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है। त्रियामी सिद्धांत का मतलब है कि जो आपकी बुद्धि है, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है। जेरोम ब्रूनर, मिस्टर वॉटसन, जॉन डीवी, गिलफोर्ड। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं संज्ञानात्मक सिद्धांत से ब्रूनर साहब जुड़े हुए हैं, जैसे पियाजे जुड़े हुए हैं। वॉटसन साहब व्यवहारवाद के जनक हैं, तो यहां पर लिख लीजिएगा कि व्यवहारवाद के जनक हैं, यह भी आप याद रखिए। और जॉन डीवी जो है ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि करके सीखने पर व्यवहार जो है करके सीखने पर आधारित है, ठीक है ना। और गिलफोर्ड ये कहते हैं कि भैया त्रियामी सिद्धांत मैंने दिया है। तो त्रियामी बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा।
शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है? स्वयं को समझने में, बालकों को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, या फिर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो दोस्तों याद रखिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान स्वयं नहीं, बच्चा नहीं, शिक्षण नहीं, सब कुछ अगर आ जाए तो उससे बेटर क्या है? 13 का अगर डी मारा है तो सही है, अगर बालक मारा है तो गलत हो गया, घोर अपराध हो गया, 100% गलत। क्योंकि मुझे तो तीनों चीजें देखनी है और जब सब आ रहे तो सभी वाला सबसे बेस्ट आंसर होगा। 14 नंबर, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण क्या है? एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छी अध्यापिका, आप में क्या पाया जाने वाला गुण है? जरा हमें कमेंट करके बताने का कष्ट करें दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भैया लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान, तो हमें कह रहा कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऑप्शन डी जाएगा। अभी तक स्कोर क्या हुआ कमेंट करते रहें। व्यवहार का करना किस पक्ष के अंतर्गत आता है? यह क्वेश्चन पिछले 3 सालों से हर बार एग्जाम में आ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। व्यवहार का करना अगर आता है तो वो आएगा सीखने के गतिक क्षेत्र में। याद रखिएगा वीआईएमपी क्वेश्चन है, बच्चे मनोवैज्ञानिक क्षेत्र लगाकर चले आते हैं जो गलत हो जाता है, और ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ए के साथ चला जाएगा, गतिक क्षेत्र लगाना है। अगला, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे वयस्क सीखते हैं, जिससे बच्चे वयस्क सीखते हैं। बताइए, परिवार से सीखेंगे, विद्यालय से सीखेंगे, या फिर अगर मैं श्रेष्ठ की बात करें जो लोग हैं, यानी जो आपके समाज में रहने वाले लोग हैं, इन सभी से तो मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं हम समाज की बात करें, जो हमारा सोशल डेवलपमेंट जो पार्ट है वो लोगों से ही होता है, परिवार से होता है, हमारे विद्यालय से होता है, हमारे आस पड़ोस से होता है, और खेल के मैदान से होता है। हार्मिक सिद्धांत एक नया क्वेश्चन आपके लिए। तो दोस्तों इसको मैं याद कराने के लिए आपको मैं ये कह सकता हूं कि 2 क्वेश्चन आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। एक तो आपका हार्मिक सिद्धांत, ठीक है ना, और एक आपका मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ध्यान दीजिएगा, हार्मिक सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडॉगल का है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी के साथ। डी हमारा राइट हो जाएगा। एक ही लोग हैं, एक ही सिद्धांत की तरफ हम झुकेंगे, तो अगर दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अगर आता है, मैकडॉगल ने मूल प्रवृत्तियों का संचालन किया है, पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा 17 नंबर का। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं, बताइए प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों फ्रॉवेल तो आप सभी जानते हो, किंडरगार्टन की बात करेंगे, डेक्रॉली विधि की बात करेंगे, मॉन्टेसरी पद्धति, और प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक से संबंधित है, इसलिए 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं 19 नंबर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? कौन सा सिद्धांत अंतर्दृष्टि सिद्धांत के ऊपर आधारित है? तो आप सभी जानते हो 1912 में एक सिद्धांत की प्रतिपादन यानी प्रतिपादक जो है हम कह सकते हैं मिस्टर वर्दाइमर, उसको लाए गए, और 1912 में इस सिद्धांत को लाया गया, और इस सिद्धांत का आधारशिला हम ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, क्योंकि अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत कोहलर जाएंगे, और कोहलर के साथ साथ आप याद रखिएगा चिंपैंजी, और चिंपैंजी के साथ आप याद रखिएगा चिंपैंजी का नाम सुल्तान, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये हैं सभी किससे? ये हैं सभी गेस्टार्डवाद से, ठीक है। चलिए, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मानसिक आयु का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो अभी अभी बताया था कि बुद्धि के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग विनय साइमन और टर्मेन, ठीक है ना, लेकिन बहुकारक के लिए थॉर्नडाइक, त्रियामी के लिए गिलफोर्ड, इस तरीके से बहुत सारे सिद्धांत आए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो विनय साइमन ने सबसे पहले प्रयोग किए। जो आपका दशक था वो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है।
यह कथन किसका है? VIMP क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लें, क्योंकि हमें स्टेटमेंट हम लोगों को याद नहीं होते ना, दिमाग से निकल जाते हैं। तो कुछ हम स्टेटमेंट बताएंगे, वो वीडियो आपको परसों नरसों मिल जाएगी, जिसमें टॉप 20 टॉप 30 स्टेटमेंट होंगे, कथन होंगे, बता देंगे कैसे याद करना है। ठीक है, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 22 नंबर देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। तो यह किसने कहा? यह कहा स्टीफन ने कहा है। स्टीफन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बुद्धि कार्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट VIMP क्वेश्चन है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बहुत जोर दे रहा हूं, बहुत ध्यान से करना है। देखो, बुद्धि अमूर्त विचारों का चिंतन है, यह कहा था टर्मेन ने, लेकिन बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, तो यह कहा है वुडवर्थ ने। कैसे याद करोगे? कार्य, कार्य का मतलब क्या है? वर्क। बुद्धि में भी देखिए W आ रहा है, बुद्धि में भी W, इसमें भी W और इसमें भी W, आप देख सकते हो ना। तो मैं ये कह सकता हूं वर्क वुडवर्थ, वर्क वुडवर्थ, वर्थ WORTH, वर्थ वर्क, वर्थ वर्क, ये वर्क आ रहा। ऑप्शन ए, ट्रिकी वे में याद करो। प्रबल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रबल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रबल हो या प्रबलन हो या क्या हो? पुनर्वलन हो। मेरी बात याद रखिए ना, प्रबल हो, पुनर्वलन हो या कुछ भी हो, तो हम ये कह सकते हैं CL हल हो जाएगा। अगला, बाड़ी दोष नहीं है, जो बच्चों में अक्षमता होती है, जो विकार आ जाता है, वो दोस्तों नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, वाक अक्षमता के लिए ध्यान परिवर्तन एवं अस्पष्ट उच्चारण ये तो है, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना ये भी है, तीव्र या अस्पष्ट, अस्पष्ट वाणी मतलब ये भी है, लेकिन अगर धीमी या तेज गति से बोलना ये नहीं है, तो दोस्तों ये तो हर कोई बच्चा बोल सकता है। इसलिए हमसे कह रहा था कि कौन सा नहीं है, तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ये भी गलत कर रहे हो तो फिर गलत बात है। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो संयोजनवाद का सिद्धांत की बात अगर की जाए तो आप याद रखिएगा संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है ना, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, ठीक है ना, और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, और अगर मैं बात करूं यहां पर प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो इस तरीके से सभी सिद्धांतों को दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने, और US के मनोवैज्ञानिक है। फिर से बताऊंगा, एनिमल इंटेलिजेंस एक पुस्तक है जो इनकी बेहतरीन पुस्तक है, याद रखिएगा। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग, संवेग का जो हमारे अंदर, शरीर के अंदर उठने वाले संवेगों की बात करें तो दोस्तों, क्रोध, भय, स्नेह, प्रेम, उत्तेजना भाव, और इनमें से कोई नहीं तो मैं ये कह सकता हूं जो हमारे शरीर के अंदर उत्तेजना, एक्साइटमेंट, भाव, जो हमारे शरीर के अंदर उत्तेजना होती, एक्साइटमेंट, जो चीज हम सुनते हैं या हम किसी कार्य को करने के लिए जो हमारे भावों का उथल पुथल होना होता है, वही है। 28 नंबर, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, दमन का मतलब दबा देना चाहिए, शांत, शांत कर देना चाहिए, सक्रिय, सक्रिय करना चाहिए, उत्तेजित, उत्तेजित, एक्साइटमेंट की बात कर रहा है दोस्तों। तो जिज्ञासा है, अगर कोई बच्चा क्लास में प्रश्न पूछ रहा है तो उसको शांत करना चाहिए। शांत तभी होगी जब आप उसके प्रश्न का जवाब दे दोगे। सिंपल सी बात है यार, समझो ना। शांत करने का मतलब निगेटिव नहीं है, शांत करने का मतलब बच्चा खुद ही आपसे जवाब ले लेगा और बच्चा सेटिस्फाई हो जाएगा। सेटिस्फाई नहीं करोगे तो शांत कैसे करोगे भैया। 29 नंबर, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। अपन 30 क्वेश्चन कर चुके हैं मात्र 17 मिनट के अंदर। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये चीजें बिल्कुल सटीक मिलती हैं, यहां पर पूरी डिटेल के साथ चीजों को पढ़ाते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी का सिलेक्शन इन्हीं क्वेश्चंस में छुपा हुआ है, इन्हीं डिटेल क्लास में छुपा हुआ है। डिटेल क्लास आपको पढ़ना है तो नीचे लिंक मिल जाएगी, फटाफट डिटेल क्लास की तुरंत एकदम से रट्टा मार डालो। रट्टा का मतलब है तुरंत देख डालो। अब बड़े हो चुके हो, रट्टा नहीं मारना है, आपको देखना है सरसरी निगाह से, ठीक है। क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है दोस्तों, तो ये किसके ऊपर चला जाएगा बताइएगा। शिक्षक की तानाशाही गलत, विषय सामग्री के रहने पर विद्यार्थियों द्वारा, यही हो जाएगा सबसे बेस्ट ऑप्शन। और 30 क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर यह रहा। मनीषा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है? चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हर बहन हर भाई का दिल से धन्यवाद। और ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना, सिलेक्शन तक बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पूरे बच्चे यहां पर हैं, मिलियंस परिवार, अपन लाख नहीं लाखों में हैं, गिनती नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा प्लेटफॉर्म गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर। सीखने के लिए आकलन हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा,
निम्नलिखित में किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब काली मृदा का क्षेत्र अगर मानचित्र में देखा जाए तो ये रहेगा गुजरात वाला पार्ट, और गुजरात वाला पार्ट है तो यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे कि भैया ये बताइए कि भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे तट रेखा वाला, जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है वो है गुजरात, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहां पर होता है? वो भी गुजरात में ही होता है। ऑप्शन किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? दोस्तों यदि हम इस वीडियो में देखें 30 क्वेश्चंस में वो क्वेश्चन इनकी व्याख्या से तो आपके आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट फंस जाने वाले हैं, तो इनको बहुत अच्छे से रट मारिएगा, ठीक है। चलिए, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को। अब बहुत सारे बच्चे परेशान एग्जाम में तब हो जाते हैं, जैसे पिछले ही बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था यूरेनस और नेपच्यून से। तो दोस्तों यहां पर आपको परेशान क्या करता है? इसके इंग्लिश नाम परेशान करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको ऐसे दे देगा कि भाई यूरेनस, तो बच्चों को तो भाई अरुण वरुण पता है और उसने हिंदी में ही उस इंग्लिश वर्ड को लिख दिया, तो सभी के आपको इंग्लिश का हिंदी मालूम होना चाहिए। बुध को मरकरी कहा जाता है जो सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है ना। शुक्र वीनस कहा जाता है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शाम का तारा, सांझ का तारा, जिसको हम मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी अर्थ है, मंगल मार्स है, बृहस्पति जुपिटर है, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा है। सौरमंडल का शनि सैटर्न है, और अगर देखा जाए अरुण यूरेनस है। अरुण को यूरेनस से कैसे याद करोगे? यू आ, इस तरीके से सेम सेम वर्डिंग है। और नेपच्यून बचा हुआ है वो वरुण ग्रह, ये हरे ग्रह कहलाते हैं क्योंकि मेथेन गैस की अधिकता होती है। मंगल ग्रह है रेड वाला क्योंकि यहां पर रेड ऑक्साइड का जो है जमीनी इलाका है। पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, नीला ग्रह, क्योंकि यहां पर पानी की अधिकता है ना। चलिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हो भी रहा होगा कि सर आप कैसे? मैं बिल्कुल अभी ठीक हूँ। एक्सीडेंट में क्या है कि मैं कह सकता हूँ आपको बिल्कुल ठीक हूँ। एक्सीडेंट में चीज़ें, चोट जो ब्रेन में लगती है वो ठीक नहीं होती जल्दी, ठीक है। मैं अपने फेस की ड्रेसिंग करवा रहा हूँ तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। फिलहाल वीडियो आपको दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा। निम्नलिखित में किसे विश्व की छत कहा जाता है? और यहाँ पर जो आंसर जाने वाला है वो पामीर के साथ। अब बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि पामीर की छत है कहाँ पर। ये एक्चुअल में मध्य एशिया में अगर देखा जाए तो मध्य एशिया आपको याद रखना है, और अगर देश पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है? कजाकिस्तान। क्या याद रखना है दोस्तों? कजाकिस्तान आपको याद रखना है। कौन सा देश है? कजाकिस्तान है। ये सबसे ऊंचे छतों में आता है, एक छत की तरीके से छाया है। अगला, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहां पर अवस्थित है? यह क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड हो सकता है। अब देखो, काकरापार, यदि आपको वाकई में एक सरकारी सीट हर शेरनी को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ईमानदारी से सिलेक्शन पाने के लिए, ईमानदारी से सेलेक्ट होने के लिए सब्सक्राइब कर लें। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र है वो है गुजरात में। गुजरात से मैंने आल्सो क्वेश्चन बताए हुए भी हैं कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। और काकरापार भी गुजरात से ही क्वेश्चन बनेगा। काली मृदा गुजरात से ही क्वेश्चन बनेगा। काली मृदा से एक और क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया है कि भैया ये याद कर लो कि कपास जो उगता है वो काली मृदा में ही उगता है। और काली मृदा के दो नाम भी हो सकते हैं, जिसको हम रेगुड़ या रेगुर मृदा भी कहते हैं। अगला, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्यों लिया है? क्योंकि यहां से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में फैक्ट पूछ सकता है उससे अंदर कि गंगा जो है ये इंडिया की तो है, गंगा जो है वो इंडिया की है, इसकी लंबाई आप 25-25 किलोमीटर आप याद रख लीजिएगा। और नील नदी जो है आपकी 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और यह दोस्तों कहां पर है? ये अफ्रीका में है। इसका क्षेत्र पूछ लेता है। अब आप कहोगे सर बच्चे क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन अगर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा ना। तो 4 ऑप्शन दे देगा तो वहां पर टफ बन जाएगा। और अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, मैं यहां से अगर एक टफ क्वेश्चन बना दूं कि ये बताओ कि नील नदी गिरती कहां पर है, तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो भूमध्य रेखा, जिसको हम इक्वेटर भी कहते हैं, और भूमध्य रेखा से संबंधित भूमध्य सागर आप याद कर लो इसी नाम से। भूमध्य सागर में यह नील नदी गिरती है। तो आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। अच्छा, भारत होता यहां पर तो ऑप्शन हो जाता डी। अगला, अच्छा, भारत में सबसे बड़ी नदी पूछता तो यह भी याद रखो, भारत की सबसे बड़ी नदी यह है और भारत की सबसे लंबी नदी यह है। बड़ी का मतलब अववाह क्षेत्र होता है जो पानी को ज्यादा मात्रा में ढोकर ले जाती है चौड़ाई में, ठीक है।
विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाने वाले हैं। देखिए, मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन बी जाएगा। अब इससे आप निश्चिंत रहें कि यहां से मैं 70% क्वेश्चन यहां से फंसा दूंगा। अब यहां से फंसाने का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि यहीं से फंसेगा तो फंसेगा, ये मैं आपको जड़ी बूटी दे देता हूं कि यही दिवस आएगा। मैंने ऑलरेडी 20 से 25 क्वेश्चन की दिवस की वीडियो, वो एनवायरमेंट वाली दिवस पढ़ाए हैं, जिसमें पक्षी दिवस, पृथ्वी दिवस, जल दिवस, जैव विविधता दिवस, वो तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस, कैंसर दिवस 4 फरवरी को, परिवार दिवस 1 जनवरी को, जो आपके एनवायरनमेंट में पहला चैप्टर ही है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, साथ ही साथ बालिका और महिला दिवस दोनों को एक साथ याद कर लो 8 मार्च और 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों 25 जनवरी को, और विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। ये 28 फरवरी तो अभी डायरेक्ट पूछा ही गया था एग्जाम में। और रीट में आपके देखिए जैव विविधता दिवस पूछ लिया, जल दिवस पूछ लिया, पृथ्वी दिवस पूछ लिया, और एक और आया था 16 सितंबर वाला, वो भी पूछ लिया है ना, ओजोन दिवस वाला। वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दोस्तों याद रखिएगा कि वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा वो जानी जाती है कौन सी? गोदावरी जानी जाती है, इसलिए ऑप्शन डी जाएगा। है ना मेरी बात? ऑप्शन नंबर डी हम राइट कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला, अभी तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन अगर सी लगाया है तो आप सभी के लिए जोरदार वाली क्लैपिंग दोस्तों। ऑप्शन जाएगा 100% के साथ, सी ऑप्शन के साथ। एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा कठिन। 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया जाता है? अभी अभी मैंने आपको 5 से 6 दिवस पढ़ाए हैं, तो 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया जाता है? यह इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है हमारा 9 का वी लॉक हो जाएगा। अगला, सबसे पुराना वेद क्वेश्चन लेने का मतलब क्या है ये भी बता देता हूं। वेदों की संख्या पूछ सकता है तो 4 होती है। ये क्वेश्चन यूपी टेट में हमेशा आता है, या तो वेद पूछ लेगा या पुराण की संख्या पूछ लेगा, तो एक आपको याद रखनी है। ठीक है ना? वेदों की संख्या में अगर मैं बात पूछ लूं कि भाई ये बताओ, थोड़ा सा टफ का क्वेश्चन, बाद का वेद किसे कहा जाता है? बाद का वेद कहा जाता है अथर्व वेद को। और पुराना वेद किसे कहा जाता है? तो वो ऋग्वेद को कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन नंबर बी के साथ, और साम वेद को संगीत का वेद कहा जाता है, जिसको संगीत का वेद हम किस किस तरीके से कह सकते हैं? यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसको गद्य पद्य का वेद कहा जाता है, और इसको हम जादू टोने का वेद भी कहते हैं। अगला, भारत का उद्धारक या स्थानीय स्वशासन का जनक, यानी भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पहला यहां से बन सकता है, और क्वेश्चन दूसरा, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन आपके लिए कठिन बन गया, लेकिन बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री से और 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपके पॉलिटी से। तो पॉलिटी की वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिल जाएंगी, या नीचे आप लिंक जरूर देखिए, लिंक बिल्कुल देखिए। अगर नए बच्चे आप हैं तो उस लिंक को देखिए। 10-10 से 15-15 मिनट के वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करी है। डिटेल में पढ़ो, टेस्ट लगाओ, ठीक है? तुरंत डिटेल में इसके बाद वीडियो आ रही है। अगला, लॉर्ड रिपन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ जाएगा। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं। हु डिस्कवर्ड द साउथ पोल, जो आपका साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, यानी जो दक्षिणी ध्रुव है, उसकी खोज किसने करी? डिस्कवर्ड किसने करा है दोस्तों? ऑप्शन जाएगा किसके साथ? रोवार्ड एमंडसन के साथ चला जाएगा। दक्षिणी ध्रुव की खोज रोवार्ड एमंडसन के द्वारा। बहुत सारे बच्चे रॉबर्ट प्रियरी याद रख लेते हैं, जो गलत हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल में अंतर है मेरे लाल। क्लियर है? तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है? नॉर्थ की बात करें तो, साउथ की बात करें तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। 13 नंबर, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है 4 जुलाई को। कौन सी होती है? 4 जुलाई को होती है। और अगर यह सूर्य है, अगर यह पृथ्वी है, अगर यह पृथ्वी है, तो अगर मैं देखूं एक साल में 2 ऐसी स्थितियां बनती हैं। एक तो भैया जनवरी वाली स्थिति, और एक तो आपकी बनती है जुलाई वाली स्थिति। तो जुलाई में जब सूर्य पृथ्वी की बात करता है तो दूर होता है, जिसको हम कहते हैं एपीहिलियन।
और जब होती है भैया जनवरी में सूर्य की स्थिति तो वो पास होता है, देखिए 152.1 मिलियन किलोमीटर, और 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख होते हैं, ठीक है ना, 10 लाख होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 152 मिलियन और 147, तो ये संख्या कम है। तो जनवरी में सूर्य की दूरी कम होती है पृथ्वी से, और जुलाई में सूर्य की दूरी पृथ्वी से ज्यादा होती है। अधिकतम पूछा है तो जुलाई होगा, कितनी जुलाई, तो दोस्तों 4 जुलाई। अगर कम पूछे तो 3 जनवरी को, यह भी याद रख लीजिएगा 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को कम और 4 जुलाई को अधिकतम। बिछुआ भारत के निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों आपने सभी ने बिहू पढ़ा होगा, बिहू सभी जानते हैं भाई असम में है। तो मुझे ये बताओ बिछुआ भारत का जो एक लोक नृत्य है, तो 3 नृत्य आपको मैं बता रहा हूं। एक आप याद रख लीजिएगा कली गोपाल, क्या, एक आप याद रख लीजिएगा कली गोपाल, और एक आप याद रख लीजिएगा बिहू, और एक आप याद रख लीजिएगा बिछुआ। ये बिछुआ लिखा है, ये सभी आपके असम क्षेत्र के हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, जिसमें कली गोपाल मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहू तो सभी जानते हैं, वो तो आ जाएगा, वो लगा ही दोगे। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह बहुउद्देशीय परियोजना कावेरी नदी, यमुना नदी, दामोदर नदी या गंडक नदी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, दामोदर नदी पर जो है बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है। और याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने हमारी इन परियोजनाओं को भारत का मंदिर कहा है। भारत के मंदिर के नाम से कहकर किसने पुकारा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह हुआ? तो भी भैया नेहरू। तो ये चीजें आप याद रखिए। 16 नंबर से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्था ने दिया था? तो दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, या तो बी में आप कंफ्यूज हो गए या तो सी में, तो ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ, आर्य समाज हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और याद रखें कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने करी थी, दयानंद सरस्वती ने ही करी थी, इस चीज को आप याद रखें। अगला, सबसे छोटा ग्रह किसे कहा जाता है? ये ग्रह थोड़ा सा गलत लिखा है, सबसे छोटा ग्रह किसे कहा जाता है? तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया बुध को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है, और यह शुक्र जो है यह सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार है। और रेड जो प्लेनेट कहलाएगा वो दोस्तों मंगल कहलाएगा, इसलिए हम ऑप्शन किसके साथ लॉक करेंगे? ऑप्शन सी जाएगा, सबसे छोटा ग्रह है बुध है। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लौह पुरुष कहा जाएगा सरदार पटेल के साथ। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। अच्छा पूछा जाए आपसे कि भाई ये बताओ कि देश का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, या देश का पहला गृह मंत्री कौन था, तो जरा मुझे कमेंट करके बताएं, ये क्वेश्चन भी आते हैं। बन्नरघट्टा राष्ट्रीय पार्क यानी बन्नरघट्टा नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है? ओडिशा में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, या तमिलनाडु में है? मैं 2 आपको बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, 2 नहीं बल्कि 3 बताऊंगा। एक तो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है भितरकनिका कहां पर है, तो भितरकनिका जो है उड़ीसा में है। और एक कर्नाटक में दोस्तों आपको याद रखना है कि यक्षगान कहां पर है? कर्नाटक में इसका लोक नृत्य है, और इसका जो है बन्नरघट्टा क्या है, इसका यहां पर क्या है, यहां पर राष्ट्रीय पार्क है। तो यक्षगान लोक नृत्य बहुत पूछा जाता है, और बन्नरघट्टा यहां पर इसका राष्ट्रीय नेशनल पार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के लिए निम्नलिखित राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? यह क्वेश्चन एग्जाम में इतना पूछा जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो दोस्तों। देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, ऑप्शन सी लॉक किया जाए। मेरे लाल याद रखो क्यों कहा जाता है, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां के जिले गोलकुंडा यानी जो गोलकुंडा का स्थान है वहां से कोहिनूर हीरा को निकाला गया, और इसलिए इसको कह दिया गया आंध्र प्रदेश यानी कोहिनूर कह दिया गया। ऑप्शन ए जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि तंबाकू यानी टोबैको अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो वो आंध्र प्रदेश में है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि जो टोबैको है, तंबाकू की खेती है, वो कहां पर सबसे ज्यादा होती है, आंध्र प्रदेश में। तंबाकू को कौन लाया था विदेशों में, तो वो पुर्तगाली लाए थे। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है दोस्तों, तो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सबसे सूखा स्थान है लेह वाला पार्ट। अगर आपके ऑप्शन में जैसलमेर राजस्थान का कोई भी पार्ट मिल जाए तो वो मत मारना,
गलती से मत मारना, लेह जो है सबसे शुष्क इलाका, सबसे सूखा क्षेत्र है। अगला, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। यह क्वेश्चन बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया, और ये क्वेश्चन एग्जाम में यूपी टेट से लेकर कितने, यूपी टेट, सी टेट में 2 बार, रीट में 1 बार, और जो यच टेट की परीक्षा है इसमें 3 बार पूछा गया। एमपी टेट में दोस्तों 4 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, और यूपी टेट में इसकी प्रबल संभावना, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तरी मैदान में शीतकालीन जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जिस समय भारत में वर्षा खत्म हो चुकी होती है, लौटता हुआ मानसून होता है, कम दबाव का क्षेत्र यहां पर होता है हिंद महासागर में, इसलिए जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अगला, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? दोस्तों, नीलगिरी की पर्वतीय क्षेत्र कौन से ऑप्शंस में है? ये है केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र में, और केरल कर्नाटक का जो क्षेत्र है ये कहता है कि भाई यहां पर है एक ऐसा जलप्रपात जिसको पायकारा जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीलगिरी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है जब दक्षिणी भाग की हम बात करते हैं। अगला, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। अगला, केटू के बाद भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो केटू के बाद छोड़ दो, ये हमारा एक क्या है, ये विवादित है पर्वत। और अगर मैं भारत में सर्वोच्च पर्वत को देखूं तो दूसरे नंबर पर जो आएगा यह भारत का पूरी तरीके से फाइनली स्वतंत्र है, जो है पहला, वो है कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा है कहां पर? ये छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जरा कमेंट कीजिएगा। 26, निम्नलिखित में कौन भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? दोस्तों, अगर मैं बात करूं भारत की, तो ये भारत को अगर देखा जाए तो भारत में अगर एक ऐसा क्षेत्र है, भारत में एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लक्षद्वीप कहा जाता है और जिसको अंडमान निकोबार कहा जाता है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इधर है, ये पूर्व में है, ये पश्चिम में है। तो अगर मैं देखूं भैया, क्या अगर मैं ये लक्षद्वीप देखता हूं तो ये क्या है? ये है आपका प्रवाल, जिसको कोरल रीफ्स कहा जाता है। प्रवाल भित्ति वाला जो समूह होता है, मूंगे की चट्टानें होती है, वही होता है दोस्तों प्रवाल, इसलिए राइट आंसर डी जाएगा। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? यहां से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, दोनों नोट कर लेना, क्योंकि देखिए आप स्टार्टिंग में ये वीडियो स्टार्ट किए होंगे तो मुझे ये लगता है कि आप कह रहे होंगे कि सर क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। तो मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन सिंपल है तो 30 में 30 आने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं, देखिए हर कोई बंदा, अगर मेरे सामने भी आप 100 क्वेश्चन रख दो तो जरूरी नहीं है कि मैं 100 भी कर पाऊं उनको, ठीक है, 100 में 90 भी कर पाऊं उनको, तो ये कोई जरूरी नहीं है, मॉडल पेपर पर निर्भर करता है। तो डीप ज्ञान करने के लिए मुझे अपने पेपर में इस तरीके का प्रदर्शन करना है कि 100 में 100% नंबर। 3-4 सब्जेक्ट में ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जहां पर मैं 100% स्कोर कर सकता हूं, यानी आप कर सकते हो। तो इसलिए उन चीजों को सुधारिए। जैसे यहां से 2 क्वेश्चन जो बनेंगे, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत का भौगोलिक मानचित्र करता है भारतीय सर्वेक्षण करता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्यों? अब यहां से 2 क्वेश्चन क्या बनेंगे। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन छोटा सा ही पूछता हूं, ये बताइए भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है? भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है? भारतीय सर्वेक्षण अगर भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है तो इसका मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता है, देहरादून है, बताइए, कोलकाता है, देहरादून है, भोपाल है, या फिर अगर मैं आपसे बात करूं क्या, दिल्ली है? बताइए, दिल्ली है, कोलकाता है, देहरादून है, भोपाल है। तो अगर आप सभी गलत लगाए हैं तो गलत है, देहरादून इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, जो आपके उत्तराखंड में अवस्थित है, उत्तराखंड, देहरादून। निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? ये पहले क्वेश्चन में जिक्र कर चुका हूं, लेकिन ये क्वेश्चन बदला है। वहां पर पहले क्वेश्चन में ये था कि काली मिट्टी, तो यहां पर तटीय रेखा में गुजरात हो जाएगा वही आंसर। अगला, निम्नलिखित में कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो सबसे पहले जो पड़ेंगी दोस्तों वो किस में पड़ेंगी? वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश क्यों पड़ेंगे? क्योंकि ये सबसे क्या है, सबसे पूर्व में है। सबसे बाद में कहां पर पड़ेंगी? सबसे बाद में दोस्तों पड़ेंगी आपके गुजरात क्षेत्र में पड़ेंगी, ये भी आप याद रखिएगा। भारत का दक्षिणी नोक कौन सा? ये लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अगर दिल को छुई है, आपको हर शेर हर शेरनी के दिल को एकदम सटीक बैठी हुई है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए, पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, दिल से जुड़ने के लिए GURUJI स्पेस WORLD गुरुजी वर्ल्ड को टेलीग्राम से ज्वाइन कर लें। ऐसा लोगो आपको मिलेगा। कोई क्विज ग्रुप में, कोई क्विज ग्रुप नहीं है अपना।
अगर कोई क्विज ग्रुप चला रहा है तो उसको तुरंत लीव करें। भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है, तो दोस्तों वहां पर चला जाएगा केप केमोरिन। ऑप्शन जाएगा किसके साथ, 30 का ए चला जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहां पर बिना रुके, और हर बच्चे, हर बहन, हर शेरनी से कहना चाहेंगे वीडियो अगर क्लिक किया है तो उड़ा देना वीडियो को, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सप्ताह में कौन सा समास है, तो दिमाग लगाइएगा। सप्ताह, क्या पहला पद संख्यावाची है, तो बोले सर बिल्कुल है, यानी सप्ताह अगर संख्यावाची है तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी द्विगु समास चला जाएगा। हिंदी में समास क्या होते हैं, जो शब्दों से मिलकर बनते हैं वो समास होते हैं। इनके प्रकार कितने हैं, 6 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे ये कह रहा है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो दोस्तों सिंपल सा पॉइंट आप याद रखो, यहां से 2 क्वेश्चन ये बनेंगे। एक तो ला इसमें आता है, यानी 4 वर्ड अगर देखे जाएं या रा ला वा, तो हम कहेंगे सर ला जो होता है वो अंतः स्था व्यंजन होता है ना। और एक जो ला आता है ना, यह आता है पार्श्विक। जब भी हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो हमारी जो जीभ होती है उसके साइड से क्या होता है, उसके साइड से रोल बन के हवा निकलती है, वहां से हम पार्श्विक व्यंजन की उत्पत्ति को मानते हैं। ला एक पार्श्विक है और ला दोस्तों अंतः स्था व्यंजन का भी एक स्वरूप है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ, ए के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन कई बार बच्चे गलत करते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण में फर्क क्या है। क्या बात है, जबरदस्त। तो यहां पर कॉन्सेप्ट समझने की बात है दोस्तों। तो हम एक शब्द लेते हैं का वर्ग, और का वर्ग में कितने वर्ड होते हैं, आप कहोगे सर का होता है, खा होता है, गा होता है, घा होता है। तो इस सारे वर्ड को अगर देखें तो हर वर्ग में 5-5 होते हैं सदस्य। ठीक है, यहां पर अगर हम दूसरा भी ले लेंगे, यानी का ले लूं, चा ले लूं, है ना, ता ले लूं, टा ले लूं, तो इस तरीके से अगर हम लेते चले जाएं और लास्ट में अगर मैं पा ले लेता हूं, ठीक है, तो हर वर्ग में 5-5 सदस्य होते हैं। तो आपको याद रखना है एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक क्या होते हैं, ये दोस्तों आपके होते हैं 135 में आपके अल्प प्राण होते हैं। ठीक है ना, हमसे पूछ रहा है महाप्राण है या अल्प प्राण, तो हमें बताना है अल्प प्राण कौन सा है। तो हमें यह बताओ कि अल्प प्राण का मतलब है कि सारे फर्स्ट वाले अल्प प्राण हो जाएंगे। तो इसमें देखिए आप आसानी से कह सकते हो कि चा फर्स्ट में आ रहा है तो कहीं ना कहीं अल्प प्राण होगा। महाप्राण हर वर्ग का दूसरा और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं चौथा जो सदस्य होता है वो महाप्राण होता है। और ये सभी ऑप्शंस गलत हैं, मात्र सी ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। अखरोट का तत्सम शब्द कौन सा है, तो दिमाग आप लगाना है कि अखरोट, आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, या तो मैं अक्षोट मारूंगा या तो मैं अक्षवाट मारूंगा। यहां पर आपको मैं बता देना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए और बी मार रहे हैं, तो अगर आपने ए मारा है तो गलत है, अगर आपने बी मारा है तो बिल्कुल सही है, यानी अक्षोट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, साहित्य से स्मृति की रेखाएं। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बोले तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको हिंट दिया है, आपको बताना है कि स्मृति की रेखाएं उन्हीं की रचना है जिन्होंने निहार को लिखा है। निहार दोस्तों उन्हीं की रचना है जिन्होंने लिखा है क्या, जिन्होंने यामा को लिखा है। अब तो आपको पता हो गया होगा कि यामा, निहार, रश्मिरथी जैसी रचनाओं को किसने लिखा है। यहां पर हम कह सकते हैं महादेवी वर्मा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्मृति की रेखाएं यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो जाएगा वो बी के साथ चला जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं आप सभी, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है धातु। धातु का मतलब समझते हो, जल्दी से कमेंट करिए, धातु का मतलब क्या होता है। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं। तो आपको मैं पहले बात बता देता हूं धातु क्या है। तो धातु को अगर हम इंग्लिश में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सर वर्ब होता है, और वर्ब की बात करें तो धातु को हम कह सकते हैं दूसरे नाम में क्रिया, है ना। तो क्रिया को हम कहते हैं कि क्रिया के साथ में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो कैसे होंगे। हमने कहा सर कृदंत प्रत्यय होंगे। बोले सर कैसे, मैंने आपको बताया था, अगर नए बच्चे हैं तो ध्यान दें, यहां पर कृदंत के पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय वो होता है जो शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्यय कितने भागों में बांटे गए हैं, तो आंसर होगा आपके 2 भागों में बांटे गए हैं।
एक भाग है कृदंत प्रत्यय और एक भाग है तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। तद्धित प्रत्यय वो होता है जो संज्ञा यानी नाउन या प्रोनाउन की बात करता है, और कृदंत प्रत्यय वो होता है दोस्तों जो आपके धातु या क्रिया की बात करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बी के साथ, यानी क्रिया या धातु के साथ हमेशा कृदंत लगाना है, और तद्धित प्रत्यय के लिए हमेशा आपको संज्ञा जब पूछता है, सर्वनाम पूछता है, तो संज्ञा सर्वनाम के साथ तद्धित और क्रिया के साथ या धातु के साथ कृदंत। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? तो आपको बताना है फटाफट कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द दोस्तों सिंपल सा पॉइंट है कि जब भी कोई भी वर्ड गिरता है, कोई भी वर्ड का मतलब है यहां पर अगर एक लॉजिकली यहां पर यूनिट देख ले, पेड़ से पत्ता ही गिर रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे, है ना। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे। क्या बात है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे कि जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम है। तो दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और कई बच्चे जो है इस क्वेश्चन को गलत ट्रेंड करवा लेते हैं अपने एग्जाम हॉल में। तो याद रखिएगा कि जो सो के प्रयोग का मतलब है कि जब भी हम किसी चीज से रिलेशंस की बात करते हैं, संबंधवाचक हमारा आंसर हो जाएगा, टिक हो जाएगा। क्लियर है। जब भी कहीं भी आपको मिल जाए जो और सो, हमें हमेशा संबंधवाचक को नहीं भूलना है। आंसर जाएगा डी के साथ। अच्छा, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम होते हैं दोस्तों पूरे टोटल होते हैं 6 प्रकार के। संज्ञा 3 प्रकार के, ऑप्शन में ना हो तो 5 प्रकार के। ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए कल को विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर का नाम है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। दांत, दांत समझ रहे हो ना, यानी आप कहते हो जिसको दंत। इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? शब्द जो है दांत वो किस विकल्प को दर्शाता है? तो हम ये कह रहे हैं कि दांत यार टूट गया है या दांत टूट गई है। तो आप यही तो कहते हो अमूमन भाषा में कि सर दांत टूट गया है, दांत उखड़ चुका है ना, दांत बड़े काले पड़ गए हैं, या उसके दांत बहुत सफ़ेद हैं। हम कह सकते हैं ये सभी जो वर्ड हमने यूज़ किए हैं ये मेल जो है वॉइस को क्लियर कर रहे हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, शब्द प्रमुखता 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रूढ़ होता है, और एक होता है क्या, योग रूढ़ होता है, या मैं पहले लिख लेता हूं यौगिक लिख लेता हूं, ठीक है। और एक क्या होता है हमारा, एक होता है दोस्तों यहां पर योग रूढ़ होता है। योग रूढ़ का मतलब समझ रहे ना, यहां पर हम कह सकते हैं रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। रूढ़ वो होते हैं जिनके आप टुकड़े नहीं कर सकते, यौगिक वो होते हैं जिनका संधि विच्छेद यानी रूढ़ के उल्टे जिनके टुकड़े आप कर सकते हो, और योग रूढ़ वो होते हैं जो हर बहुब्री समास होता है। यहां पर देखिए किसका हमें बताना है, यौगिक बताना है। यौगिक का मतलब है कि जिसके टुकड़े कर सकते हैं, यानी इसमें से ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका संधि विच्छेद हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट हो जाएगा, है ना। मनोरथ का संधि विच्छेद आसानी से आप तोड़ सकते हो, पुष्प का संधि विच्छेद नहीं होता है, कुमुदनी संधि विच्छेद होता ही नहीं है। पंकज दोस्तों पहले से ही आपका क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा, और आंसर जाएगा ए के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? लॉक कीजिएगा, अधूरा ज्ञान नहीं दोस्तों, जितना देखना है हर बहन हर भाई हर शेर हर शेरनी को ईमानदारी से देखना है। मुझे भी दोस्तों दिक्कत होती है बोलने में, और पढ़ने में आपको अगर दिक्कत होती है तो फिर अच्छी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो आंसर जाएगा बहुब्री समास। ऑप्शन सी इसलिए हो जाएगा क्योंकि चंद्र यानी शिखर, शेखर का मतलब शिखर, शिखर पर धारण किए हुए हैं चंद्रमा अर्थात भगवान शिव को जाता है। ऑप्शन सी हमारा लॉक हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। वह पलंग पर सोता है, इनमें से कौन सा कारक है? तो दोस्तों अगर बात करें, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक कुछ नहीं लगाना है यार। वह पलंग पर सोता है, तो ये बताओ यहां पर किस विभक्ति का लोप हो रहा है? तो आप कहोगे कि सर इसमें विभक्ति क्या है, इसमें सिर्फ पर आ रहा है। और मैंने जहां तक ये पढ़ा है कि में और पर जब भी आता है तो वो अधिकरण कारक होता है ना, होता है कि नहीं। संप्रदान में के लिए आता है, कर्म को आता है, कर्ता ने आता है, अधिकरण में और पर आता है। तोता डाली पर बैठा है, मैं पलंग पर बैठा हूं। आंसर जाएगा सी के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से एक रमा पर्यायवाची शब्द को धारण करता है, यानी इनमें से एक रमा का पर्यायवाची कौन सा है? तो मैं आसानी से बता सकता हूं कि इसमें काफी बच्चे गलत करेंगे। देखिए रमा दोस्तों एक्चुअल में यहां पर हम क्या मारेंगे बताइए,
क्या मैं रत्नगर्भा मार सकता हूँ? बताइए, रत्नगर्भा हो सकता है क्या? हाँ जी, बहुत अच्छे। तो रमा का जो पर्यायवाची होगा वो यहाँ तमिश्रा हो जाएगा। रमा को हम कहते हैं लक्ष्मी भी कहते हैं, ठीक है। रमा को हम कहते हैं इंदिरा कहते हैं, कमला कहते हैं, पद्मा कहते हैं और तमिश्रा भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन सी है? देखो, एक तो मुहावरे होते हैं और एक लोकोक्ति होती है। लोकोक्ति वो होती है जहां पर हम लोगों के बीच में प्रचलन में है, और मुहावरा आम बोलचाल में हम उस चीज को यूज कर रहे हैं। लोकोक्ति कौन सी है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यहाँ गूलर का फूल होना, ये सभी पॉइंट क्या है? मुहावरे हैं। लेकिन क्या है? लोकोक्ति का मतलब है ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 साहित्य से लिया है। सीपी और शंख किस लेखक की रचना है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और ये दोस्तों एक ऐसे कवि हैं, एक ऐसे यहाँ पर लेखक है दोस्तों, जिनको जो है क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि की उपाधि भी मानी जाती है, यानी द्वितीय हिंदी का राष्ट्र कवि माना जाता है। जवाब दीजिएगा फटाफट, बहुत अच्छे। तो दोस्तों अगर बात करें इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, रामधारी सिंह दिनकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ उर्वशी जैसी इन्होंने रचनाएं भी लिखी हैं। क्या? उर्वशी जैसी रचनाओं को इन्होंने लिखा है, और हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बी लॉक हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। उन्नति का संधि विच्छेद क्या है? उन्नति कैसी संधि है? आप कहोगे सर उन्नति एक हमारी व्यंजन संधि है, उत धन नति बराबर उन्नति, और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम बी को लॉक करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा निहित है? राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा निहित है? अब यार ये बताओ, दुनिया में संज्ञा के बारे में अगर आपने पढ़ा है, संज्ञा क्या है? संज्ञा एक नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस, आप कहते हो नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस। संज्ञा है, नेम है, किसी व्यक्ति विशेष, स्थान या किसी देश के नाम को या कुछ भी है उसका नेम होना चाहिए पर्टिकुलर। संज्ञा को यहाँ पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 या 5 भागों में हम बांटते हैं। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जब बहुत सारी चीजें होती हैं वो जाति में आती हैं। जैसे एक अगर अध्यापक है तो वो क्या होगा? एक अध्यापक है तो वो चला जाएगा जातिवाचक में। और अगर मैं आपसे कह दूं कि अध्यापक का नाम महेश है तो ये तुरंत चला जाएगा व्यक्तिवाचक में, ठीक है ना। दुनिया के जितने अध्यापक हैं उनकी जाति का बोध कराते हैं। ऐसे ही दुनिया में जितने गवर्नर हैं या भारत में जितने गवर्नर हैं वो कहीं ना कहीं जाति का बोध करा रहे हैं। लेकिन अगर मैं राज्यपाल में आनंदीबेन पटेल लगा दूं, राज्यपाल में गणेशी लाल लगा दूं, राज्यपाल में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो भारत में हैं, या फिर हम गवर्नर में कहें कि विदेशों में भी होते हैं, ठीक है ना, उनके देशों में नियुक्त किए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं व्यक्तिवाचक कहलाएंगे जब नाम लगा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पद में कौन सा बैया प्रत्यय लगाने से बना है? तो बैया का मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि डी में आना चाहिए, यानी मतलब जो है लास्ट में आना चाहिए। और डी का मतलब यहां आप बच्चे कह रहे हैं सर डी, यानी डी में तो चैया लगा है, हमें बताना था भाई भैया, और हमें यहां पर भी लग रहा है, यहां पर भी लग रहा है। अच्छा यार ये बताओ, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, ए और सी हो सकते हैं, लेकिन खवैया में हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रवैया में अगर हम बैया निकाल देते हैं तो रा का मतलब कुछ नहीं रहता है, और इसलिए खवैया को हमेशा यहाँ पर माना जाता है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दांश के पीछे लगता है वो प्रत्यय होता है। कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। कौन कौन से? कृदंत और तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 19, चौलड़ी में समास कौन सा है? काफी बच्चे गलत करेंगे, याद रखिएगा। चौलड़ी में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, बहुब्री, द्वंद्व। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ। याद रखना है कि चौलड़ी में समास बहुब्री क्यों हो जाएगा। रियल यहाँ पर जो मीनिंग है वो क्या है? चौलड़ी का मतलब आप समझ रहे हो ना, 4 लड़ियों की, यानी 4 लड़ियों से मिलकर बनी है। क्या बनी है? एक माला बनी है दोस्तों, इसलिए बहुब्री को माना जाता है। ऑप्शन सी जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, उद्धव शतक किसकी कृति है? उद्धव शतक किसकी कृति है? जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्या बात है। उद्धव जो है शतक किसकी जो है कृति है, जरा जवाब दीजिएगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा वो रत्नाकर के साथ चला जाएगा। जगन्नाथ रत्नाकर, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 20 का डी।
कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार ट्रेंड हो रहा है, गलती बिल्कुल ना करें एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। मुझे भात अच्छा लगता है, मुझे साड़ी अच्छी लगती है, मुझे ये फल अच्छा लगता है। जब भी कोई भी चीज अच्छी लगती है या आपके हिसाब से कारक कौन सा होगा तो कमेंट करिए फटाफट। क्या बात है। तो दोस्तों अपादान कारक में क्या होता है, एक्चुअल में से होता है जो अलगाव के लिए आता है। करण की बात करें इसमें भी से होता है, लेकिन ये साधन के रूप में आता है। संप्रदान में दोस्तों क्या होता है, के लिए आता है, और जब चीज़ों को हम दान भी करते हैं, ठीक है ना, तो हम कहते हैं। अधिकरण में हमारा में और पर आता है, तो हम ये कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है या फिर कोई में और पर यूज हुआ है तो अधिकरण। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। संप्रदान कारक की यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें के लिए आता है, लेकिन जब के लिए नहीं आता है तो दो चीज़ें याद रखनी हैं। संप्रदान कारक में जब किसी चीज़ को बेहतर माना जाता है, जब कोई चीज़ जो है पसंदीदा होती है, जब कोई भी चीज़ क्या होती है अच्छी लगती है, तो हम क्या संप्रदान कारक। जब कोई भी चीज़ हम दान देते हैं तो हम संप्रदान कारक की बात करते हैं। आंसर सी जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। लॉक कीजिएगा। पानी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? पानी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जरा जवाब दीजिएगा, बहुत उम्दा। क्या बात है, पानी जो है किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, पानी को प्रतिष्ठा माना जाता है, यानी पानी का जो अनेकार्थी समानार्थी शब्द है वो है प्रतिष्ठा। ऑप्शन ए हम लॉक करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 23। मुरली धारण करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा समास है? मुरली धारण, अच्छा मुरली धारण कौन करेगा? भगवान कृष्ण करेंगे। और भगवान कृष्ण क्या है, एक द्वितीय ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है, यानी एक द्वितीय ऑब्जेक्ट हमारा ये है कि बहुब्रीहि समास भी यही कहता है कि जब हम कोई भी व्यक्ति को डायरेक्ट वे में ना कहें, इनडायरेक्ट वे में किसी दूसरे की तरफ इशारा करते हैं। 10 आनंद 10 हैं सिर जिसके रावण, हम कह सकते हैं मुरली धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ग्लास में थोड़ा दूध है, रेखांकित पद में विशेषण कौन सा है? तो पहली बात तो आपको बता देना चाहता हूं, रेखांकित पद कौन सा है? रेखांकित पद है ऑप्शन वाला, यानी ये वाला जो है आपका इस लाइन में, ठीक है। थोड़ा, अच्छा थोड़ा संख्यावाची है क्या? थोड़ा में 5 और 4 और 3 ये कुछ डिजिट लिखा है तो आंसर नहीं होगा। संकेत, क्या कोई संकेत दिया जा रहा है? नहीं होगा। गुणवाचक, क्या कोई गुण बता रहा है कि ये लाल है, सफेद है, काला है? नहीं, इसलिए आंसर जाएगा सी के साथ। अच्छा एक चीज और यहां पर लिख लेना है, परिणाम नहीं होता है, परिमाण होता है, ठीक है ना, परिमाण। क्वांटिटी की बात हम करेंगे जब हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम कहते हैं परिमाणवाचक, ठीक है। परिमाणवाचक आपको यहां पर लिख लेना है। परिमाणवाचक में जब भी हम क्या करते हैं, चीजों को मापते हैं, ठीक है। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। सुबह शाम करने का अर्थ क्या है? सुबह शाम करने का अर्थ क्या है? समय व्यतीत करना, आवारागर्दी करना, टाल मटोल करना गाइस, या दिन रात काम करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा, वो ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ। बोले कल कर लेंगे, बोले परसों कर लेंगे, बोले कल कर लिया, अरे चलो छोड़ो टाइम नहीं मिला, आज नहीं ये चैप्टर पढ़ पाया, कल पढ़ेंगे, आज तो कुछ ये देखते हैं। और दूसरा फिर दिन आता है, फिर कहते हैं अरे चलो छोड़ो यार, कहाँ एग्ज़ाम लगा है। जैसे एग्ज़ाम लगता है फिर कहते हो सर एडमिट कार्ड आने दो तब पढ़ेंगे। एडमिट कार्ड आते हैं तब फिर बच्चे क्या करते हैं कि 2 दिन पहले एग्जाम के फिर सिलेबस ढूंढते हैं कि सर सिलेबस क्या है इसका। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। सहयोग का विलोम शब्द क्या होता है? तो सहयोग का विलोम शब्द होता है, हम कह सकते हैं, जल्दी से बताओ, बहुत उम्दा प्रश्न है, कई बार बच्चों ने गलत किया है। अच्छा सहयोगी करिएगा, माफी चाहेंगे, यानी सहयोगी करिए, सहयोगी, ठीक है। सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा? हाँ जी, सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा? सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा? क्या बात है। तो आप आसानी से कह सकते हो कि सहयोगी का जो विलोम शब्द होगा वो प्रतियोगी हो जाएगा, है ना। सहयोगी का हो जाएगा, प्रतियोगी हो जाएगा, ऑप्शन है। अच्छा सहयोग का क्या हो जाता? सहयोग का हो जाता असहयोग, ठीक है ना, असहयोग हो जाता, ठीक है। चलें आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। ये 27 क्वेश्चन आपको हम बहुत अच्छे से समझा देते हैं। 27 क्वेश्चन में 3 से 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। चारों दिशाओं का ज्ञान आप सभी को होता है। ऊपर हमेशा आप उत्तर होता है, नीचे हमेशा आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व होता है और इधर आपका होता है पश्चिम होता है। अब आपसे कह सकता है कि ये जो बीच वाली दिशा है, याद रखिएगा, जो ये बीच वाली दिशा है इसको हम क्या कहेंगे?
याद रखिएगा कि जब भी हमसे पूछा जाए कि इसको पश्चिम और दक्षिण, ये पश्चिम है ना, ये दक्षिण है, इसको हम क्या कहेंगे, तो सब चीज़ को याद रखना है कि जब ये उत्तर और पूर्व की दिशा को पूछा जाए तो आपको बताना है कि उत्तर और पूर्व की दिशा को हम कहते हैं ईशान कोण। आप कहते हो ना झंडा ईशान कोण में गाड़ दो, पूजा ईशान कोण में करनी चाहिए, है ना। उत्तर पूर्व में ईशान कोण है, दक्षिण और पूर्व, याद रखो दक्षिण और पूर्व को हम कहते हैं आग्नेय कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। और पश्चिम और दक्षिण यानी ये वाला दक्षिण और पश्चिम, इसको हम कहते हैं नैऋत्य कोण, ठीक है ना। और याद रखो पश्चिम और उत्तर यानी उत्तर और पश्चिम को कहते हैं वायव्य कोण, ठीक है। क्लियर हुआ? हमसे पूछा दक्षिण और पूर्व यानी ये वाला हमसे पूछा है दक्षिण और पूर्व, तो आग्नेय हो जाएगा, आंसर जाएगा बी के साथ। कल को मुझसे उत्तर पूर्व पूछ सकता है तो आंसर हो जाएगा ईशान। कल को मुझसे पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम पूछ सकता है, आंसर हो जाएगा नैऋत्य कोण। आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में वायव्य। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जवाब दीजिएगा 27 का बी हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलें आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। निम्नलिखित में से वाक्य है एक शुद्ध, उसको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में, अगर कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें और आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें। तो हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन में दोस्तों, ये देखिए विवादित क्वेश्चन रहा था और पिछली बार जब आंसर मारा गया था तो ऑप्शन नंबर सी को मारा गया था आयोग के द्वारा। लेकिन अगर देखा जाए कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये किताबों में मिलता है और ये कई विद्वानों ने भी बताया है, इसलिए दोनों आंसर बता दिए हैं। सी आंसर आपके किसके अनुसार? भैया सिंपल सी बात कह सकते हैं आंसर की के अनुसार। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा छंद एक्चुअल में 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन कौन सा होता है? एक होता है मात्रिक छंद होता है जो मात्राओं पर आधारित होता है, और एक होता है वर्णिक छंद होता है जो वर्णों पर आधारित होता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। बंद दरवाजा किस लेखक की रचना है? अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। उम्मीद करेंगे दोस्तों क्या आंसर होगा। बंद दरवाजा किसकी रचना है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बंद दरवाजा जो है किसकी रचना है? जरा लॉक कीजिएगा, आंसर क्या आ रहा है। तो हम कह सकते हैं आसानी से मुंशी प्रेमचंद्र, यानी ऑप्शन हम अगर सी लगा रहे हैं, प्रेमचंद्र को हिंदी साहित्य के उपन्यासों में गिना जाता है, हम सी को लॉक करेंगे। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर। 20 क्वेश्चन देखिए बड़ा ध्यान से, अंतिम 20 प्रश्न बहुत ध्यान से देखिए। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। जो अभी बच्चे आए हैं, बहनें आई हैं, भाई आए हैं, सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें रोज रात 8 बजे हिंदी के तांडव के लिए। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का शब्द का चयन करना है। टेबल लैंप। देखिए जब लैंप होती है तो हमारा स्त्रीलिंग, जब टेबल लैंप होती है तो हमारा पुल्लिंग होता है। बल्ब हमारा पुल्लिंग होता है, हीटर हमारा पुल्लिंग होता है। आप अमूमन भाषा में आप खुद यूज करके देखो, बिजली आ गई, बिजली चली गई। अब आपको पता ही नहीं सर लड़की को बुला रहे हो या किसको बुला रहे हो, और मुझे भी लड़की का ही मतलब चाहिए, तो आप कहते हो सर बिजली चली गई, बिजली बहुत कम है ना। आंसर क्या चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32। जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो, आंसर बताइएगा, लॉक कीजिएगा। जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो, बताइए आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आंसर क्या चला जाएगा? वो चला जाएगा स्थानापन्न हो जाएगा। 32 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33। एक बहुत उम्दा प्रश्न बताते हैं, हंसने वाला प्रश्न। आप कहोगे सर ये भी आ सकता है क्या? आया हुआ है, पीसीएस लेवल में क्वेश्चन आया था सर, ठीक है ना। पीसीएस लेवल में क्वेश्चन आया है तो आपके छोटे एग्जाम में क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। भुस में आग लगा जमालो दूर खड़ी का मतलब है कि भुस में आग लगा लगी कर देता हूँ, और जमालो का मतलब है दूर खड़ी, यानी भाई कोई दूर खड़ा है, उससे हमने क्या कर दिया है? एक अर्थ बना दिया है, लोकोक्ति मुहावरे में बदल दिया। कलह का बीज बोकर तटस्थ करना, भुस में आग लगने पर दूर, ऐसा नहीं है।
आग लगने पर ऐसा नहीं है, आग लगने पर हम कह सकते हैं ए हो सकता है, डी हो सकता है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हम कह सकते हैं उसमें आग लगा, हाँ आग लगा है। देखिए आग लगा का मतलब है कि जब कोई भी काम हम गलत कर देते हैं, मतलब जो है किसी के बीच में बात हो रही है और उसमें क्या कर दें, 2-3 पॉइंट छोड़ दें और आपस में उनकी लड़ाई करवा दें, तो जैसे ही हमने जो है हम और बाद में हम पीछे हट जाएं, यही तो बोल रहा है इसमें, कलह का बीज बोकर तटस्थ करना। कलह का पहले बीज बोइए और फिर जो है साफ साफ बातें करिए कि भाई तुमको भी ऐसा नहीं करना चाहिए और मुझे भी ऐसा, मतलब जो है दूसरे को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तीसरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 34, अधरोष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अधरोष्ट में ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, डी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया गाइस, क्या बात है। और क्वेश्चन नंबर 35 लेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन। अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? तो पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। वो दोस्तों एक ऐसा समास है जिसका प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। एक ऐसा समास दोस्तों जिसमें जब सेम वर्ड आते हैं, जैसे पल पल, ठीक है ना, कर्म कर्म, जब सेम वर्ड आते हैं तो ये कर्म कर्म हो, पल पल, जब कोई भी वर्ड रिपीट होता है तो वो दोस्तों अव्ययी भाव होता है। जब कोई वर्ड विपरीत होता है तो वो हमारा द्वंद्व समास होता है। और यहाँ पर हमारे सेम वर्ड हैं, जैसे रातों रात या रात रात, या मैंने दिन दिन पढ़ाई की, रात रात पढ़ाई की, एक शब्द रिपीट हो जाए तो हमारा अव्ययी भाव समास होगा। 36, ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, इसमें रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। धातु में प्रत्यय जोड़ने पर, यानी कह रहा है कि क्रिया, क्रिया को धातु कहते हैं। जब भी कोई प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, शब्द के पीछे लगता है, क्रिया के साथ में प्रत्यय जो आता है वो कृदंत आता है, और संज्ञा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय आता है वो आता है तद्धित। तो यहाँ पर अगर धातु है या क्रिया है तो कृदंत लगाएंगे, यहाँ संज्ञा सर्वनाम होता तो तद्धित लगा देते। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, निर्माण का विलोम क्या होगा? देखिए कोई भी बिल्डिंग बनाने में टाइम लगता है, खपत होती है समय की और खपत होती है यानी पूंजी की। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टाइम देना पड़ेगा। हमने एक भवन बनाया और निर्माणित किया, हमें इसको गिराने में टाइम नहीं लगेगा। हम गिराएंगे तो उसके लिए क्या मिलेगा, हमें एक वर्ड मिलेगा, ध्वंस, ठीक है ना। तो इसलिए आपको याद रखना है, निर्माण का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलोम में ध्वंस हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? जरा जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा, क्या बात है। जवाब दीजिएगा कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस है, हास्य रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है। तो दोस्तों याद रखना है कि निर्वेद जो है हमारा शांत रस की तरफ इशारा करता है, क्योंकि यह 9वां रस है। कल को क्वेश्चन में यह पूछ दिया जाए कि 9वां रस किसे कहा जाता है, तो शांत रस को कहा जाता है। और इसका स्थायी भाव क्या है, आपका निर्वेद है, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन ए के साथ। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 39 बताइएगा, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो बहुत उम्दा प्रश्न के साथ साथ हम आपको दो कॉन्सेप्ट बताएंगे। एक तो कॉन्सेप्ट है ये वाला और एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर ये वाला। ये वाला कहलाता है हमारा अर्धविराम, ठीक है ना, अर्धविराम कहलाता है। और ये वाला हमारा कहलाता है अल्प विराम। अल्प विराम में केवल आपको सिंगल नीचे लगा मिलेगा। तो यहाँ पर अल्प विराम पूछा है तो हमें सिंगल वाला लेना है। अगर अर्धविराम, बहुत सारे बच्चे अर्धविराम और अल्प विराम, अगर मैं ऑप्शन ई में ये बढ़ा देता तो बहुत सारे बच्चे या तो ये लगाते या तो ये लगाते, ठीक है। यहाँ पर हमारा योजक चिन्ह हो जाएगा, ये हमारा अल्प विराम हो जाएगा। हिंदी में विरामों की संख्या दी है 20, केवल 20 प्रकार के विराम चिन्ह हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ठेले पर हिमालय किस लेखक की रचना है? आंसर क्या चला जाएगा, आंसर जाएगा धर्मवीर भारती के साथ। सीपी और शंख किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? राम भारती यानी धर्मवीर भारती। यानी ऑप्शन फिलहाल देखा जाए कुल मिलाकर सी के साथ चला जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पर। 10 प्रश्न हैं लास्ट के, बहुत तेजी से करेंगे। झा का उच्चारण स्थान क्या है? तो हम जब भी बात करते हैं चा, जब भी हम बात करते हैं छा, जा, झा, है ना, इस तरीके के वर्ड हम यूज़ करते हैं तो हम कहेंगे सर तालव्य होता है। और तालव्य वाले वर्ड में हम ये सभी मानते हैं। आंसर जाएगा सी के साथ।
रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, माती मानुष सोन। जब भी कोई भी अलंकार आपसे पूछा जाता है और शब्दों के बीच में उनके अर्थ यानी एक शब्द के अर्थ अनेक होते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसको तो हर बच्चे को रटा होना चाहिए। 10th एंड 12th के एग्जाम में आपने सबने पढ़ा है इस दोहे को और वहाँ पर लिखा भी है, भले ही आज बेशक भूल गए होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर श्लेष अलंकार इसलिए है कि श्लेष का मतलब होता है कि चिपका होना। जब कोई अर्थ एक शब्द के अंतर्गत अनेकों अर्थ निकालता है तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 43, रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हम कहेंगे कि सर रमेश में संधि कौन है, तो बोले सर रमेश में कहीं ना कहीं स्वर संधि है। रमेश में स्वर कौन सी वाली संधि है? तो रमेश में स्वर संधि जो है वो है गुण संधि है। आप कहोगे सर गुण संधि है, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं रमेश का सही संधि विच्छेद क्या है तो रमादन ईस हो जाएगा। क्या दिक्कत है? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? देखिए मैंने आपसे कहा था क्रिया बोले तो सर वर्ब होता है और वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक ट्रांसटिव और एक इंट्रांसटिव। आप कहोगे सर हिंदी पढ़ा रहे हो, इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? ट्रांसटिव का इंट्रांसटिव का मतलब होता है कि सकर्मक क्रिया होता है और एक होती है अकर्मक क्रिया होती है ना। तो फिलहाल यहाँ पर जो आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव शब्द कौन सा है? अटल तत्सम है, आतुर तत्सम है, अतिथि तत्सम है, क्या अजीर तत्सम है? जल्दी से बताओ यार, देखो बहुत कम समय है, मुझे नहीं पता है कि तत्सम तद्भव है, मैं तो बोल दिया तत्सम है तद्भव है। आप जल्दी से बताओ, मैं तो कंफ्यूज भी कर सकता हूँ। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। तो फिलहाल यहां पर आंसर चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। अटल हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 46, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चित्रकार, अवतार, स्वामी, ये सभी क्या है? ये सभी आपके हैं तत्सम है। ये सभी क्या है? तत्सम है। आंसर डी इसलिए चला जाएगा क्योंकि पत्थर का क्या होता है? प्रस्तर होता है। सिंपल सी बात आपने सुना ही होगा, प्रस्तर यहाँ तत्सम हो जाएगा और मुझसे तद्भव पूछा था तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 47, हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने समाज की सेवा के लिए, क्लियर है? कर्ता ने कर्म को संबंध में काकी के रारी रे नानी ने और अपादान में से आता है और के लिए आता है संप्रदान में। आंसर क्या चला जाएगा? ए के साथ ए लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 लॉक कीजिएगा। विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइएगा। विधात्री शब्द का आपको पुल्लिंग बताना है, जरा जवाब दीजिएगा। विधात्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? विधात्री का हम कह सकते हैं पुल्लिंग विधाता होगा, क्योंकि विधाता मेल में आता है और विधात्री आता है फीमेल में। आंसर डी होगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 49, इसी बात पर सब्सक्राइब करें। स्कोर बहुत अच्छा उम्दा होना चाहिए दोस्तों, और अगर स्कोर नहीं हो पा रहा है तो पढ़ते रहिएगा, क्योंकि पढ़ने और प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें आसान होती हैं। वह घर मेरा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर मेरा है इस वाक्य में, अब देखो मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि वह घर जो है ना सर मेरा है। हमारे और उस घर में कहीं ना कहीं रिलेशन है। वह कार जो है ना वह क्या है? वह कार जो है मेरी है, वह मेरा पति है, वह मेरी बीवी है, वह मेरे बच्चे हैं, ये मेरा दद्दा है। हम ये कह सकते हैं सर कुछ भी हो, मुझे क्या मतलब, हम तो रिलेशन बता रहे हैं उसके बीच में। आंसर जाएगा सी के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, और कह रहा है हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं? तो हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक, जल्दी से कमेंट करिएगा, फटाफट कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत उम्दा प्रश्न है गाइस, क्या बात है, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जाएगा गोपाल राम गहमरी, बी हो जाएगा। एक बार लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ सभी बच्चे क्या करेंगे दोस्तों? सभी बच्चे यहां पर कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कोई भी बहन, कोई भी भाई, कोई भी शेयर नहीं नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाए। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म के लिए आप सभी का धन्यवाद।